इस बार तो पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ी है। गांव के कई सारे लोग अपना अपना घर छोड़कर यहाँ से दूर चले गए हैं। उन लोगों के पास पैसा भी तो था। कुछ लोग आसपास के गांव चले गए तो कुछ शहर की तरफ चले गए और कुछ तो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। जब गर्मी खत्म होगी तो वो सब लोग लौटेंगे। लेकिन हम क्या करें? पूरे गांव में गिन चुनकर 25-30 लोग बचे हैं। सरपंच जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। अरे मैं क्या ही बताऊं, मैं तो खुद गर्मी से परेशान हूं। पता है मेरी पत्नी 2 दिन से गर्मी के चलते बीमार पड़ी है। मेरे ख्याल से हमें हवन करना चाहिए। लगता है सूर्य देव हमसे नाराज हैं, इसलिए तो वो हम पर इस गर्मी की बौछार कर रहे हैं। ये गर्मी से वैसे ही हम लोग परेशान हैं और तुम हवन की बात कर रहे हो। बहू, एक गिलास नींबू पानी ही बना कर दे, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है मेरा तो। माँ जी, नींबू पानी बनाने के लिए घर में पानी भी तो ठंडा होना चाहिए। सुबह ही मटके में पानी भर के रखा था, लेकिन बिल्कुल गर्म हो गया है। इस गर्मी ने तो सच में नाक में दम करके रख दिया है। मटके तक के पानी को भी गर्म कर दिया। घर के अंदर रहकर भी शरीर से पसीना किसी पानी की तरह निकला जा रहा है। बहू, एक काम करते हैं, आम के बगीचे में ही चल लेते हैं। कम से कम वहाँ आम के पेड़ों की छाया में बैठकर थोड़ी राहत तो मिलेगी। मुझे स्कूल का काम भी करना है। इतनी गर्मी में तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। चलो ना, बगीचे में चलते हैं। छोटे से गांव में बीचों बीच एक आम के पेड़ का बगीचा था, जिसमें ढेर सारे आम थे। दोपहर के समय गांव में बचे कुचे लोग गर्मी से बचने के लिए उस आम के पेड़ के बगीचे में आकर बैठ जाते थे और पेड़ की छांव में थोड़ी गर्मी से राहत पाते थे। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे गांव में कम से कम ये आम के पेड़ हैं, वरना हम किन पेड़ों की छाया में बैठकर आराम करते। कभी कभी तो सोचती हूँ कि इन आम के पेड़ों के नीचे ही अपना एक घर बना लो, कम से कम छाया में तो रहेंगे। पता है दोपहर में इतनी नींद आती है, लेकिन गर्मी के चलते सो नहीं पाती। अब क्या ही कर सकते हैं हम, इन 3-4 महीने तो हमें जैसे तैसे करके गुजारा करना ही होगा। फिर बारिश शुरू हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। बहू, राहत तो हमें सर्दियों के मौसम में ही मिलती है। बारिश शुरू हो जाएगी तो घरों में पानी भरने लगता है। जो लोग गाँव छोड़कर चले गए ना, बड़े ही समझदार हैं वो। गांव में भीषण गर्मी के चलते सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। हर रोज की तरह सभी आम के पेड़ों के नीचे छाया में बैठे होते हैं, तो वहीं मधु का बेटा हमेशा की तरह अपने स्कूल का काम कर रहा होता है। तभी अचानक मधु की नजर अपने बेटे की किताब पर पड़ती है, जिसे देख मधु, अरे बंटी बेटा, ये तुम्हारी किताब में कैसा चित्र है? इस छोटे से पेड़ पर एक लकड़ी का घर बना है। भला पेड़ पर लकड़ी का घर कैसे बन सकता है? अरे माँ, इसे ट्री हाउस कहते हैं, यानी पेड़ वाला घर। कई सारे लोग बड़े और चौड़े पेड़ पर इसी तरह के घर बना कर रहते हैं, जैसे चिड़िया रहती हैं। चिड़िया से याद आया, मगर तुम्हें याद है आधी रात को कितनी तेज हवाएं चल रही थी? लेकिन जरा इन पेड़ों को देख लो, 10 से मस तक नहीं हुए और उनकी डालियों पर छोटे छोटे चिड़ियों के घोंसले कितनी मजबूती तरीके से ये लोग घोंसला बनाते हैं। हमसे सही तो ये चिड़िया ही हैं, पेड़ पर अपना घर बनाकर आराम से रहती हैं। अपने बेटे की किताब में पेड़ घर का चित्र देख तो वहीं प्रीति की बातों को सुन मधु के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इन चिड़ियों की तरह ही इनाम के पेड़ों पर अपना घर बनाएं। इनाम के पेड़ों की छाया में तो हम पूरा दिन रह सकेंगे और फिर बार बार हमें अपना घर छोड़कर यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पेड़ों का घर किताबों में ही सूट करता है, असल जिंदगी में पेड़ों पर घर कैसे बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। देखिए मेरे बेटे की किताब में किस तरह से पेड़ वाला घर बनाया जाता है, ये भी लिखा हुआ है। थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर हम इन पेड़ों पर घर बना सकते हैं। ये पेड़ काफी ज्यादा बड़े और मजबूत हैं और हमें कौन सा साल भर इन्हीं घरों में रहना है। गर्मियों के मौसम में हम धूप से बचने के लिए इन पेड़ों पर बने घरों में रहेंगे, तो वहीं जब गर्मी का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम अपने घरों में चले आएंगे। लेकिन बहू, तू जो बोल रही है वो सिर्फ बोलने और सुनने में आसान है, असल में करने में तो काफी समय लगेगा। सरपंच जी, अब आप ही समझाइए इन लोगों को कि क्या आप नहीं चाहते कि हमें इस गर्मी से राहत मिले? गांव के सरपंच को मधु की बात काफी हद तक सही लगती है, जिसके चलते अब सरपंच भी मधु की बातों में हाँ मिलाता है और अब गांव के सारे लोग आम के पेड़ों पर घर बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। इन आम के पेड़ों पर घर बनाने के लिए हमें पहले काफी सारी लकड़ियों की जरूरत होगी, लेकिन अब इतनी सारी लकड़ियां हम लेंगे कहां से? यहीं पास में जो जंगल है वहां पर ऐसे कई पेड़ हैं जिनकी लकड़ी काफी ज्यादा मजबूत है। हम वहां से लकड़ियां काट कर ले आते हैं। लकड़ियों के साथ साथ हमें कील हथौड़े और काफी मात्रा में गोंद की भी जरूरत पड़ेगी। कील हथौड़े का तो हम लोग इंतजाम कर देंगे, लेकिन गोंद कहाँ से करेंगे? मेरा साला एक गोंद की फैक्ट्री में ही काम करता है, उससे बात करके मैं कम कीमत में गोंद मंगवा सकता हूँ।
सरपंच गांव से शहर अपने साले को कॉल करके गोंद के कई सारे डिब्बे मंगवा लेता है। तो वहीं कई सारी औरतें अपने घरों से ढेर सारी लोहे की छोटी छोटी कीलें और हथौड़े लेकर आती हैं। तो वहीं सारे आदमी ढेर सारी लकड़ियां भी ले आते हैं। मैं तो एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, उसके अंदर 3 कमरे होंगे और रसोई तो मैं शहरों वाली बनाऊंगी, और हाँ एक बालकनी भी। संजना, हमें इन आम के पेड़ों के घर पर अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजारनी, सिर्फ गर्मियां खत्म होने तक ही तो हमें यहाँ रहना है, और इन पेड़ों पर छोटे घर ही टिक पाते हैं। ज्यादा बड़ा घर बनाएंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब गांव के सभी आदमी लकड़ी के छोटे छोटे हिस्से काटने लगते हैं। तो औरतें भी उनकी मदद करती हैं। 2 दिन तक लकड़ी की कटाई के बाद अब गांव के सारे लोग पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और अपने अपने घर बनाने की शुरुआत करते हैं। अरे ये वाली डाली तो थोड़ी पतली है, इन पर घर बनाना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करता हूँ, इस डाली पर बना लेता हूँ, ये थोड़ी मोटी और चौड़ी है। अरे यह लकड़ी तो मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी काट ली, अब इसे दोबारा नीचे जाकर छोटा करना पड़ेगा। पेड़ों पर घर बनाना इतना भी आसान काम नहीं है। सभी गांव के लोग आम के पेड़ों पर घर बनाने की तैयारी में अपना जी जान लगा देते हैं। जहां एक तरफ धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग ला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस काम को करते हुए उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। अरे न जाने कैसा मेरा आम के पेड़ से पैर फिसला, पूरा पैर काफी दर्द कर रहा है। अरे बेटा घबराओ मत, छोटी मोटी मोच ही है। मैं घर से हल्दी की रोटी बनाकर ले आता हूँ, उसे बांध लेना अपने पैर पर, फिर दर्द नहीं होगा। कुछ दिनों में कई सारे घर बनकर तैयार हो जाते हैं और अब कुछ लोग उन घरों की मजबूती देखने के लिए उनके अंदर जाते हैं। ये पेड़ का घर तो काफी बढ़िया है, मुझे तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। माँ जी बढ़िया तो है, लेकिन ये हल्का हल्का हिल भी रहा है, इसमें रहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अभी इन सभी घरों की और मरम्मत करके इन्हें मजबूत करना होगा। कुछ दिनों की मेहनत और आखिरकार उन लोगों का आम के पेड़ों पर अपना अपना घर बनकर तैयार हो जाता है। ये पेड़ घर तो काफी ज्यादा फायदेमंद निकला, यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। क्यों भाग्यवान। जब मधु ने पहली बार पेड़ों पर घर बनाने की बात कही थी तो मैं तो हंस पड़ी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इन्हीं आम के पेड़ों पर बने घर में रहकर गर्मी से राहत मिलेगी। अरे इतना बड़ा घर बनवाया था मैंने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन देखो, इन आम के पेड़ों पर बने घर में रहकर कितना सुकून मिल रहा है दिल को। हाँ जी, उस घर में तो गर्मियों में मेरी हालत कितनी खराब हो जाती थी, लेकिन यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने स्कूल का काम करता था, लेकिन अब मैं आम के पेड़ों पर बने घर के अंदर बैठकर स्कूल का काम करूंगा। दादी माँ, यहाँ मैं अपने दोस्तों को भी बुला सकता हूँ ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर बुलाना। वैसे मधु, मानना पड़ेगा तुझे, तरकीब तो कमाल की थी। आम के पेड़ों के ऊपर बने उन घरों में पेड़ों की छांव की वजह से काफी ठंडक रहती थी और अब सभी बहुएं गर्मी में आराम से रह पा रही थी। तो वहीं अब गांव की कुछ औरतें मिलकर उन आम के पेड़ों पर से कच्चे पक्के आम तोड़ती हैं और उनसे तरह तरह की चीजें बनाती हैं। अच्छा हुआ इन कच्चे आम ने हमें ढेर सारा अचार और ये खट्टी मीठी बच्चों को खाने की गोलियां और आम पन्ना बना लिया। मैंने भी काफी सारी चीज बनाई है आम से, लेकिन इन पक्के आमों से क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा। हम इन पक्के आमों को यूं ही बेच सकते हैं। जल्द से जल्द सारी चीजें तैयार करते हैं और अपने पतियों के हाथों इन्हें शहर भिजवाते हैं। गर्मियों में आम से घर बनाने के साथ साथ और भी तो कई तरह के मुनाफे हमें मिल सकते हैं। आम के पेड़ों पर घर बनाने के साथ साथ उन आमों से भी अब गांव वाले तरह की चीज बनाकर शहर ले जाकर बेचते हैं, जो उनकी रोजी रोटी का एक हिस्सा बन जाता है। अब गांव में जब तक भीषण गर्मी पड़ती है, तब तक सभी गांव वाले उन आम के पेड़ों पर बनाए अपने घरों में रहते हैं और गर्मी से राहत पाते हैं। अरे वाह माँ, मुझे तो बस ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है, मैं ये ले लूं क्या? अरे वाह, तुझे भी यही पसंद आई? वैसे मुझे भी यही ड्रेस अच्छी लग रही थी। चल कोई नहीं, इसे तू ले ले। अरे नहीं नहीं दीदी, अगर आपको भी यही अच्छी लग रही है तो इसे आप ही रख लो, मैं कुछ और ले लूंगी। अरे तूने पहना या मैंने पहना, एक ही तो बात है। तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ और ले लूंगी। जल्दी से डिसाइड करो ये ड्रेस किसको चाहिए, या फिर एक काम करो, तुम दोनों ही ये ड्रेस खरीद लो, एक एक बार दोनों पहन लेना। वैसे भी अब तो कुछ दिनों के बाद तुम दोनों की ही शादी हो जाएगी, इतने में तुम इसे कितनी ही बार पहन लोगी। शांति की बात पर दोनों बहनें राजी हो गईं और उन्होंने वो एक ही ड्रेस ले लिया, जिसको एक एक बार दोनों बहनों ने पहना। और फिर उन दोनों की शादी का वक्त करीब आ गया। दोनों बहनों की शादी अच्छे से हो गई। जहां बड़ी बहन मोहिनी को अमीर और नदी के पास वाला ससुराल मिला, वहीं छोटी बहन हीरा को एक गंदे से तालाब के पास ससुराल मिला। आज दोनों ही बहनों की पहली रसोई थी। अरे वाह, कितनी अच्छी नींद आई। यहाँ नदी से टकराती हुई ठंडी हवाएं रूह को सुकून दे रही हैं। जल्दी से जाकर अपनी पहली रसोई के बारे में माँ जी से पूछ लेती हूँ।
मोहिनी नीचे आई और अपनी सास को नमस्ते करके उसने अपने सबसे पहली रसोई के बारे में पूछा। बहू उठ गई तू, जो भी तेरा मन हो वही बना देना, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, बस हाँ बता देना कि तू क्या बनाएगी, फिर मैं उसी हिसाब से राशन मंगवा दूंगी। माँ जी, मेरा तो आप सभी के लिए मीठे में कस्टर्ड और साथ में पनीर के साथ पूरी बनाने का मन है। ठीक है, तो मैं तेरे पति को बोलकर सारा सामान मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ। वैसे माँ जी, मानना पड़ेगा मेरा ससुराल बहुत ही अच्छी जगह पर बसा हुआ है, पास में ही इतनी सुंदर नदी है, साथ में ये सारा नजारा, हाँ दिल ले जाता है। वो तो है। एक तरफ मोहिनी इतनी ज्यादा खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ हीरा। माँ जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है घर में। हाँ बहू, यही घर के सामने जो तालाब है ये उसकी बदबू है, ये तो आती ही रहती है, हमने तो इसकी आदत बना ली है, अब तो भी बना ले। माँ जी, ये तालाब था, अब ये तालाब नहीं, बस एक गंदा बड़ा नाला बन चुका है। यहाँ जो भी घर हैं सभी की गंदगी पाइप के जरिए इसी में जाती है, लोग कचरा फेंकते हैं, ये अब गंदे नालों से भी ज्यादा गंदा है। सुजाता हीरा की बात पर बस गर्दन हिलाने लगी। कुछ देर के बाद हीरा बोली, माँ जी, मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? देख बेटा, मैंने मुकेश से आलू और थोड़ा सा दूध मंगवा दिया है, आलू की सब्जी के साथ दूध का कुछ बना देना। सुजाता की बात सुनकर हीरा मिट्टी के चूल्हे पर अपनी पहली रसोई बनाने को बैठ गई। उसने चूल्हे के ऊपर वाली खिड़की को बंद कर दिया क्योंकि वहां से तालाब की बदबू आ रही थी, लेकिन खिड़की बंद होने से सारा धुआं उनके घर में ही भर गया। और अरे ये इतना धुआं कैसे भर गया? माँ जी, मैंने रोशनदान को बंद कर दिया था बदबू की वजह से, मैं अभी खोल देती हूँ उसको। हीरा ने जल्दी से रोशनदान खोला, जिससे फिर से घर सारा बदबू से भर गया, लेकिन धुआं निकल गया। एक तरफ एक बहन इतनी दिक्कत में थी तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी ने आराम से अपनी रसोई की खिड़की से समंदर देखते हुए अपनी पहली रसोई बनाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मोहिनी अपने घर से बाहर नदी किनारे टहल रही थी। कितनी सुंदर और साफ नदी है, बच्चे भी नहा रहे हैं। ये किसने किया? अरे वाह, इस नदी के पानी में तो मछलियां भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कितना अच्छा और ठंडा पानी लग रहा है, इस घर में तो मेरा बहुत ज्यादा दिल लगता है। ये नदी सच में बहुत अच्छी है, मैं माँ जी को भी कुछ देर को यहीं बुला लेती हूँ। मोहिनी ऐसे बोलकर अपनी सास को बुलाने के लिए चली गई तो वहीं दूसरी तरफ हीरा सब्जी लेकर तालाब किनारे से घर आ रही थी। ये तालाब तो बस नाम का ही रह गया, इसका पानी नाले की तरह काला है और ये बेहद ही गंदा है। हाँ, ये किसने किया? माफ कर दो बहन, मैं तो बस जरा आगे को कूड़ा डाल रहा था। भैया, इस तरह से कौन किसी पर गंदा पानी उछालता है? मेरी सारी सब्जी भी इसी कीचड़ में लिपट गई, अब क्या करूं? खून पसीने की कमाई से आई हुई सब्जी है, इसे फेंक भी नहीं सकती। अब तो हैंडपंप से पानी ला लाकर ही लगता है कि सफाई करनी पड़ेगी, अपनी भी और सब्जियों की भी। हीरा ने जैसे बोला था वैसे ही किया। इस बेचारी को घर जाकर बाल्टी में हैंडपंप से साफ पानी लेकर आना पड़ा, जिससे उसने अपनी सफाई की और सब्जियों की भी, और उसके बाद उसके घर की हंडियां पकी। ऐसे ही कहीं खुशियां तो कहीं चिंताएं बरस रही थी। आज के दिन सारे आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में मोहिनी की सास और मोहिनी आराम से नदी के पास बैठी हुई इस सुहाने मौसम का मजा ले रही थी। माँ जी, कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना, मन कर रहा है कि अब तो अच्छी सी बारिश आनी चाहिए। माँ जी, मौसम के आसार कुछ सही नहीं लग रहे, भगवान जल्दी से इस मौसम को साफ कर दे और बारिश को वो बिल्कुल भी ना हो। बहू, हम गरीबों की भगवान जी सुनते ही कहाँ है। तू सामान को मेरे साथ ऊपर रखवा दे, क्योंकि मौसम कब बेहाल हो जाए किसी को पता है। सुजाता की बात को सुनकर हीरा जल्दी जल्दी से सामान को संगवाने लगी। एक तरफ जहां एक बहन बेफिक्र होकर बारिश के आने की दुआएं कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हीरा बारिश न आने की दुआएं कर रही थी। एक तरफ एक बहन को यह मौसम सुहावना लग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ की जान हलक में अटकी हुई थी। हीरा ने बहुत चाहा कि बारिश ना आए, लेकिन कुछ देर के बाद ही बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, जिसका इंतजार था वही हुआ। माँ जी देखिए, बारिश शुरू हो गई। जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा चल, मुझसे नैना मिला के औसम होने लगे बादल, सबसे होके बेफिकर नाचू मैं आज छम 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 छम। एक तरफ मोहिनी अपनी सास के साथ बारिश की बूंदों पर थिरकने लगी तो वहीं दूसरी तरफ हीरा के घर के सामने वाले तालाब में पानी ज्यादा हो गया, जो बह बहकर हीरा के ही घर में आने लगा। भगवान कभी गरीबों की नहीं सुनता, अब ये गंदा पानी सारे घर को गंदा कर देगा। बस भगवान ये बारिश तेज ना हो।
हीरा के घर में पूरे गांव डूबने लायक पानी भर गया था। जब तक बारिश आई हीरा की जान गले में ही रही। वहीं मोहिनी ने पूरी तरह से उसे एंजॉय किया। जब बारिश रुकी उसके बाद हीरा ने अपने घर से गंदा पानी निकाला और पानी के साथ आई हुई गंदगी को भी साफ किया। ऐसी सिलसिला जारी था। जहां एक तरफ एक बहन बेफिक्र की जिंदगी जी रही थी, वहीं दूसरी की जिंदगी में चिंताएं ही चिंताएं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मोहिनी हीरा से मिलने आई। यहीं का एड्रेस दिया था मुझे हीरा ने, लेकिन पता नहीं उसका घर कौन सा होगा। माँ जी हम लोग बस ये इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? यहाँ का जो तालाब है ये बदबू वहीं से आ रही होगी। वो तालाब अब तालाब कम और एक गंदा नाला ज्यादा बन चुका है। ये बदबू हमेशा ही यहाँ से आती रहती है क्या? मेरी बहन इस जगह रहती है, इतनी बदबू में, हे भगवान वो ठीक तो होगी ना? मोहिनी ऐसे ही कंफ्यूज होते हुए हीरा के घर पहुंची। हीरा के घर में गंदे तालाब की बदबू बहुत तेज आ रही थी। हीरा ये तेरी क्या हालत हो गई है मेरी बहन? तू तो हीरे की तरह चमकती थी, लेकिन ये तेरी क्या हालत हो गई है? और तू इस गंदी सी जगह पर क्यों रहती है? जहाँ किस्मत ठहरी हुई है वहीं पर तो रहने को मिलेगा ना दीदी। और वैसे भी जो किस्मत में लिखा होता है ना उससे ज्यादा मिलता है ना ही कम, तो फिर शिकायत कैसी? मोहिनी को अपनी छोटी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र हुई। उसकी वजह से उसने उसी दिन जाकर अपने पति विजय से हीरा के बारे में बात की। अपनी बहन की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी गई विजय जी। वो बिल्कुल गंदगी के ढेर में रह रही है, मैं उसे नहीं देख सकती हूँ ऐसे। आप प्लीज कुछ करिए। आपको कारखाने की जगह चाहिए थी ना, तो आप उसी का घर लेकर अपना कारखाना लगा लो। ठीक है मोहिनी, मैं समझ गया, तुम इतनी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बहन का घर लेकर उसे रोड साइड घर दिलवा दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो विजय जी। विजय ने भी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा और उसने उसी दिन मुकेश से उसके घर लेकर उसे रोड साइड घर दिलवा दिया। साथ ही उसने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी भी दी, जिससे हीरा के हालात सुधर गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी और जीजू, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पागल है, ये मेरा फर्ज था, ऐसे मत बोल। मोहिनी अपनी बड़ी बहन होने का हक अदा कर चुकी थी। हीरा ने उसे बहुत शुक्रिया बोला। अब हीरा की जिंदगी भी सुधर चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहते थे।